वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नर्नेस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बताता हूँ इसका। देखो, जब भी हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। जैसे हमने गैल्वानिक सेल लिया या डेनियल सेल लिया। डेनियल सेल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, और ये जो करंट फ्लो होता है या जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये फ्लो होते हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं गैल्वानिक सेल में, या वहां पे जो एग्जांपल लिया था हमने डेनियल सेल में हमने देखा कि एनोड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं कैथोड की तरफ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एनोड ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है, यानी कैथोड रिड्यूस होता है। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसी को हम एनोड कहते हैं, और जहाँ पे रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। और यहाँ पे एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। क्लियर? शाबाश। और साथ साथ में आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। आप ये याद रखना कि जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड रहता है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है और उसी को हम एनोड कहते हैं, और इस इलेक्ट्रोड का चार्ज जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो मैं इसको LOAN कहूंगा, लोन। यानी लेफ्ट साइड में जो हम इलेक्ट्रोड लिखते हैं गैल्वानिक सेल में या डेनियल सेल में, जनरल में याद रखना गैल्वानिक सेल, वो उस पर ऑक्सीडेशन होती है, वो एनोड कहलाता है और उसका चार्ज नेगेटिव रहता है, लोन याद रखना। और कैथोड में जो रहता है, कैथोड यानी राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड रहता है, राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैथोड और इसका चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो RRCP याद रखना, RRCP, और यहाँ पे लोन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है? इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है दो इलेक्ट्रोड्स में, एनोड और कैथोड में, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए नर्नेस ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं नर्नेस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस थ्योरी को समझने की हम कोशिश करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मान लो हमारे पास में एक मेटल रॉड है, या जिसे मैं इलेक्ट्रोड कहूंगा, और उस मेटल रॉड को मैं उसी के मेटल आयन्स के सोल्यूशन में डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में कॉपर रॉड है, मैं इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दूंगा। वहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन्स, यानी सल्फेट आयन्स होंगे। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दूंगा तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जिंक रॉड को जिंक आयन सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, ये इतना याद रख लेना। दूसरी बात याद रखना, जो मेटल्स रहते हैं, हमने पढ़ा है ड्रूड और लॉरेंट्ज जो कॉन्सेप्ट देते हैं या उनका जो मॉडल है मेटल का, वो कहता है कि मेटल बने रहते हैं मेटल कर्नेल्स के, और ये मेटल कर्नेल्स जो रहते हैं ना, दीज आर लाइक आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। अब इन दो चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब देखो, सपोज हमने एक मेटल डिप किया मेटल सोल्यूशन में, तो क्या हो सकता है? देखो, एक ये हो सकता है कि मेटल आयन इस मेटल रॉड के साथ में कोलाइड करेगा, और जैसा कोलाइड किया वैसा ही वापस आया, यानी कोई चेंज नहीं। ना तो ये इसके साथ चिपक गया और ना इसने इसके साथ कोई दूसरी इंटरेक्शन की। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैं दूसरा कंडीशन लेता हूँ। सपोज एक मेटल आयन था, मेटल आयन सॉल्यूशन से गया, इलेक्ट्रोड के साथ टकराया और इलेक्ट्रोड से इसने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो ये
मेटल पॉजिटिव से यानी मेटल आयन से सीधा मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी बात याद रखना, मेटल आयन्स वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन मेटल जो रहता है खुद मेटल वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज खत्म हो गया, अभी आयन नहीं रहा। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हुई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि एक मेटल आयन आएगा, पॉजिटिव आयन, वो अपने मेटल के साथ में इस इलेक्ट्रोड के साथ में टकराएगा और टकरा के इससे दूसरा मेटल आयन निकालेगा, दूसरा मेटल आयन, यानी एक तो खुद भी वापस आया और अपने साथ में और एक मेटल आयन को लेके आया। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव गया था, वहां से दूसरा पॉजिटिव लाया। तो अब होगा क्या, देखो इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे मेटल आयन आया, इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका मतलब जो मेटल रॉड है या इलेक्ट्रोड है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। मैं बोलूँगा यहाँ पे मेटल रॉड का ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेटल आयन आया सोल्यूशन से, इसने मेटल के साथ में टकराया और वहां से दूसरा मेटल आयन निकाला, पॉजिटिव आयन, उसके इलेक्ट्रॉन को वहीं पे छोड़ दिया, उसका इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह गया। इस मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रहेगा, तभी तो जाके वो मेटल आयन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसने सिर्फ पॉजिटिव आयन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। इलेक्ट्रॉन तो उसने गेन किया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गए। क्लियर, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया इसका, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको मैं बोलूँगा रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब तीनों को हम देखते, तीनों इलेक्ट्रोड्स को। पहले में ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा इसे, क्योंकि इसके पास में M पॉजिटिव आया था और उसने M पॉजिटिव का अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरे केस में क्या हो गया, मेटल आयन आया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं या उसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं खुद, बल्कि क्या किया, वहां से मेटल पॉजिटिव आयन निकाल दिया, यानी कर्नेल निकाल दिया और इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन्स को वहीं पे छोड़ दिया। यहाँ से जो मेटल निकला, मान लो ये मेटल निकल गया, ये पहले न्यूट्रल था, अब ये M पॉजिटिव निकल गया, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पे छोड़ गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो जाएगा, यानी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, अब इन तीनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो हमने तीनों इलेक्ट्रोड्स देखे, अब देखते हैं नर्नेस्ट इसके बारे में क्या कहता है, नर्नेस्ट थ्योरी क्या कहती है। पहला इलेक्ट्रोड जो था उसने ना इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया, तो उसमें कोई चेंज नहीं। दूसरे इलेक्ट्रोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, मैं बोलूँगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था। और तीसरे इलेक्ट्रॉन में लॉस ऑफ M पॉजिटिव हुआ था बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, मैं बोलूँगा यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक, शाबाश। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब होगा, देखो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट कहता है कि कुछ मेटल्स में ये टेंडेंसी रहती है कि वो सोल्यूशन में जाना चाहते हैं, यानी वो दे ट्राई टू लूज, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या मैं ऐसा बोलूँगा कि मेटल आयन जो पहले पॉजिटिव था वो इलेक्ट्रोड से टकराया, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो मैं बोलूँगा कि इस मेटल आयन की जो टेंडेंसी है उसकी टेंडेंसी है टू गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, टू गेट डिपॉजिटेड, यानी वो सोल्यूशन से भागना चाहता है और यहाँ पे डिपॉजिट होना चाहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल आयन क्या करता है, यहाँ पे मेटल आयन नहीं, यहाँ पे बोलूँगा कि मेटल जो है, मेटल चाहता है कि मैं सोल्यूशन में जाऊँ, लेकिन वो सोल्यूशन में तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके ऊपर चार्ज आए, सपोज पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे मेटल की टेंडेंसी है टू गेट डिसॉल्व्ड,
यहाँ पे मेटल आयन की टेंडेंसी है टू गेट डिपॉजिटेड, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जबकि यहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और सोल्यूशन प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब रहता है टेंडेंसी ऑफ ए मेटल आयन टू गेट डिस्चार्ज्ड एंड डिपॉजिटेड। सोल्यूशन प्रेशर का मतलब रहता है टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू गेट डिसॉल्व्ड, गेट चार्ज्ड एंड डिसॉल्व्ड, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन प्रेशर। ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब सोल्यूशन प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो मेटल आयन यहां चले जाते हैं इधर इलेक्ट्रोड की तरफ, और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसको बेचारे को ऑक्सीडाइज करते हैं। जबकि अगर सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा हुआ तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इलेक्ट्रोड से ही मेटल निकलता है एज एम पॉजिटिव और अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ देता है। क्लियर? इसको कहूंगा मैं यहाँ पे सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ठीक है। तो सिंपली आप याद रखेंगे जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो मेटल आयन्स जो है वो सोल्यूशन से मेटल की तरफ जाएंगे और डिपॉजिट होंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। जबकि अगर सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा रहा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में मेटल से मेटल आयन्स निकलेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पे छोड़ देंगे और उसको नेगेटिव बना देंगे। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड नेगेटिव बन गया। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात। अब जहां पे सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर रहते हैं वहां पे आयन्स कभी इधर जाते हैं कभी वापस, यानी इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे ना तो डिपोजिशन होता है ज्यादा और ना ही डिसोल्यूशन ज्यादा होता है। क्लियर? तो तीन तरह के इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक। अब देखो, अब चाहे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, अब अगर सपोज मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब इसने पॉजिटिव आयन को अपने ऊपर डिपॉजिट किया है और जो मेटल आयन के साथ में जो नेगेटिव आयन है वो तो पीछे रह गए। सपोज यहाँ पे 5 mx थे, 5 mx, उसमें से 3 m पॉजिटिव इधर चले गए, यहाँ पे तो 3 नेगेटिव चार्ज रह गए ना। तो इसका मतलब जहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है, वहां पे सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज रह जाता है। अब यहाँ पे भी मान लीजिए यहाँ पे पहले mx5 थे, लेकिन अब यहाँ से m पॉजिटिव जो है 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगी जबकि इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ शॉर्ट में कि जहाँ पे इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है वहां पे सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज वहां पे सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज मेटल का और सोल्यूशन का नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी अगर मेटल नेगेटिव है सोल्यूशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी एक डबल लेयर बनेगी, इस डबल लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इट इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये एक मेजरमेंट है इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी का। किस टेंडेंसी का? कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है कि गेन करने की टेंडेंसी, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सिंपली आप बोल सकते हैं इट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स ओन आयन्स। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब मैंने ये कहा कि टेंडेंसी लूज करने की भी हो सकती है और टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की भी हो सकती है। अगर एक इलेक्ट्रोड में टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स तो मैं बोलूंगा कि इसमें जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है, तो मैं बोलूंगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलूंगा? उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
अब अगर एक इलेक्ट्रोड में टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स तो मैं बोलूंगा इसमें टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड, या मैं बोलूंगा इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। अब किसी इलेक्ट्रोड में अगर टेंडेंसी कुछ भी नहीं है, ना तो वो गेन करना चाहता है ना वो लूज करना चाहता है, तो मैं तब कह सकता हूँ इसमें नल पोटेंशियल है, नल पोटेंशियल। अब आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, and reduction potential means tendency of an electrode to gain electrons, and null potential means ना तो गेन करने की टेंडेंसी और ना ही लूज करने की टेंडेंसी। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल है जिंक की। सपोज अगर मैं जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो जिंक में एक टेंडेंसी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर? मैं बोलूंगा कि जिंक में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जबकि कॉपर जो है ना, वहां पे कॉपर आयन्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी उनमें टेंडेंसी रहती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयन्स में, और वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर? कॉपर में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जबकि जिंक में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल और उसके आयन्स, यानी जो सोल्यूशन में आयन्स रहते हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स इन सोल्यूशन। तीसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इन चीजों पे ये डिपेंड करता है, यानी नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन्स, कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स और टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे वो। इसके अलावा जो सोल्यूशन प्रेशर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, सोल्यूशन प्रेशर जो है ये फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सोल्यूशन प्रेशर मींस किसी मेटल की टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन प्रेशर, या इसको हम कहते हैं सोल्यूशन टेंशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेशर कहते हैं हम इसको। मैं बताऊंगा कि सोल्यूशन प्रेशर कैसे बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में बड़े क्रिस्टल्स हैं, बड़े क्रिस्टल्स कम डिसॉल्व होंगे, लेकिन अगर मैं फाइन क्रिस्टल्स लूंगा, फाइन क्रिस्टल्स, तो वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं, यानी वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी उनका सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा रहता है, जबकि लार्ज क्रिस्टल्स का सोल्यूशन प्रेशर कम रहता है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं सपोज सोडियम ले लूंगा, सोडियम प्योर फॉर्म में जल्दी डिसॉल्व होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, लेकिन अगर मैं सोडियम को एमलगम यानी मरकरी के साथ में उसका अलॉय बना दूं तो उसका सोल्यूशन प्रेशर कम हो जाता है। तो एमलगम फॉर्म में कम होता है, जबकि प्योर फॉर्म में मेटल के सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है। इसी तरह से सपोज हाइड्रोजन गैस जो है, मुझे हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयन्स में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, HCl सोल्यूशन में उसको मैं सपोज डाल रहा हूँ, तो उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना डिसॉल्व होगा या कितना नहीं। जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा गैस का उतना वो डिसॉल्व ज़्यादा होता है, उतना वो जल्दी आयन्स भी बना देता है। क्लियर? और तीसरा जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ए मेटल। अगर सपोज मेरे पास में एक मेटल के दो फॉर्म्स हैं, एक है स्टेबल फॉर्म, दूसरा है मेटास्टेबल फॉर्म, तो स्टेबल फॉर्म कम डिसॉल्व होगा, जबकि मेटास्टेबल फॉर्म ज्यादा डिसॉल्व होगा, या मैं बोलूंगा जल्दी आयन्स बनाएगा। तो मैं बोलूंगा कि जितना स्टेबल मेटल होगा उतना उसका सोल्यूशन प्रेशर कम होगा, और जितना कम स्टेबल होगा या मेटास्टेबल होगा उतना उसका सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा। अब और एक पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी डिसाइड करता है कि ये मेटल जल्दी डिसॉल्व होगा, यानी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। सोल्यूशन प्रेशर तो हमने देख लिया और हमने कंडीशंस भी देख ली कि किन पे ये डिपेंड करता है। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देख लिया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है?
देखो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दिखाते हैं ई से, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दिखाते हैं हम ई नॉट से। अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लूंगा तब मैं कह सकता हूं कि ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, जिस सोल्यूशन में मैं इलेक्ट्रोड्स डिप कर रहा हूं, अगर मैं उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रख दूं और टेम्परेचर रख दूं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो मैं कह सकता हूं कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया हमें। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास में कोई गैस इलेक्ट्रोड है जहां पे हम गैस यूज करें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर मैं वहां पे उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रख दूं तो वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब भी हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो हम उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक का बता दूं, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑन हाइड्रोजन स्केल, यानी जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज रेफरेंस लेते हैं, वो लेते हैं हम 0 के बराबर एज रेफरेंस, तो उस वक्त जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद रखना, वो रहता है 0.76। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर अगर बता दूं मैं, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, रिड्यूस करता है, और उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल रहता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड, ये भी इसका स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 के बराबर रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब जिंक की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर की टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। बात मेरी समझ लेना। अब अगर मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना हो तो मैं डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अब अगर मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करना हो तो मैं या तो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करूंगा या दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करूंगा। अब ये तो कंफ्यूज कर देने वाली बात है। अब इसलिए क्या हुआ है कि IUPAC ने एक कन्वेंशन दी है, कन्वेंशन यानी उसने रूल्स निकाले हैं कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब भी प्रेजेंट करेंगे तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिखाएंगे, चाहे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल। आपको हमेशा उस पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। फॉर एग्जांपल कॉपर इलेक्ट्रोड का जो ये पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। लेकिन जिंक का जो ये पोटेंशियल है, इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमें रिडक्शन फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं मैं दिखाता हूं। देखो, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है तो समझ लेना कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस फॉर्म में दिखाते हैं, रिडक्शन फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। अब अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं आराम से समझा देता हूं। मैं कॉपर की एग्जांपल फिर से लेता हूं। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, यानी रिड्यूस होता है, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है 0.34, मगर ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, याद रखना। अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखूं तो जिंक रिड्यूस नहीं होता बल्कि ऑक्सीडाइज होता है। जिंक कन्वर्ट होता है Zn2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, यानी ऑक्सीडेशन होती है इसकी। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पे वो अभी ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, यानी हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है लेकिन ऑक्सीडेशन। अब हमने उधर पढ़ा कि रूल्स के हिसाब से, IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन फॉर्म में लेना है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके लिए क्या करना है
किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके रिडक्शन पोटेंशियल के ही बराबर रहता है, ये बात याद रखना। लेकिन साइन में चेंज आ जाएगा। सपोज अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है पॉजिटिव तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा। ठीक है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं फिर कि रिडक्शन पोटेंशियल जो रहता है वो बराबर रहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, मगर रिवर्स इन साइन, यानी चेंज इन साइन। सो वी कैन से reduction potential, standard reduction potential of an electrode is equal to standard oxidation potential of an electrode but in negative form, या मैं बोलूंगा negative of oxidation potential of the same electrode। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि oxidation potential अगर दिया हुआ है तो वो reduction potential के बराबर ही होगा मगर opposite in sign। सो फिर मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक अगर इतना है, कितना आया इसका 0.76 वोल्ट, वोल्ट है ये, यहाँ पे भी वोल्ट, ये भी वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट में लेते हैं हम, ये इतना वोल्ट आया तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी 0.76 वोल्ट ही होगा। लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, यहाँ पे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना। ठीक है, यह आप कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल है। सपोज जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन यही जिंक अगर वापस में ले जाऊं, वापस यही रिएक्शन करूं तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी इतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे साइन में फर्क आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन सेम होगा मैग्नीट्यूड में लेकिन नेगेटिव होगा। क्लियर, यानी अपोजिट इन साइन। क्लियर, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए फिलहाल बाय।